अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वृंदावन में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। शिष्यों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत भी किया। संत प्रेमानंद महाराज ने खुद मुख्य गेट पर जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। प्रेमानंद जी ने महंत नित्य गोपाल के पैर पखारे, टीका लगाया और कहा कि मुझ पर बच्चों जैसी कृपा की है। देखिए कैसे संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे महंत नित्य गोपाल दास का भव्य स्वागत किया गया। दोनों संतों का यह दिव्य मिलन हुआ, जिसके साक्षी वहां मौजूद लोग बने। महंत नित्य गोपाल दास को माला पहनाया गया। इसके बाद से प्रेमानंद महाराज ने उनकी आरती दी। इस दौरान आश्रम में मौजूद संत श्रद्धालु लगातार राधा नाम का कीर्तन कर रहे थे। महंत नित्य गोपाल दास अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर मणिराम दास की छावनी के प्रमुख हैं। राम जन्मभूमि न्यास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख भी हैं। वे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के प्रमुख सूत्रधारों में भी रहे हैं। वे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था के भी प्रमुख रहे हैं, जो वृंदावन पहुंचे और उनके वृंदावन पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। बहुत मार्जिन संघर्ष किया, इसलिए भगवान की कृपा बहुत मार्जिन संघर्ष किया, इसलिए भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान के नाम के संसार का काम नहीं करता, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान की जो गुरुजनों की सेवा। तो ये तस्वीर आपने देखी, दो महंतों की दुर्लभ तस्वीर। जब इनकी मुलाकात हुई तो किस तरीके से प्रेमानंद महाराज ने नित्य गोपाल दास के पैर पखारे, उनका आशीर्वाद भी लिया और दंडवत प्रणाम भी किया। बढ़ेंगे आगे और एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया में खलबली मचा रही है। खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान ने मुनीर को फोन किया। असीम मुनीर, जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हैं, फोन किया और पिता का हाल जानने की कोशिश की, क्योंकि इन दिनों खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान उनकी हत्या हो चुकी है। यानी कि इमरान खान का पिछले 24 दिनों से कोई अता पता नहीं है। अब उनके बेटों ने मुनीर को फोन किया और हालचाल जानने की कोशिश की। कोई ढंग का जवाब मुनीर की ओर से इमरान के बेटों को नहीं मिला। बेटों ने अपने पिता की जेल में स्थिति को गंभीर चिंता भी जताई कि आखिर किस हालात में है, क्या स्थिति है, हमें बताया जाए, हमें उनसे मिलने दिया जाए। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से भी पिता को बचाने की गुहार लगाई है। तो जरा समझिए कि इमरान खान के बेटों को इस बात का डर है कि कहीं पिता की हालत जुल्फिकार भुट्टो की तरह ना हो जाए, जिसे रातों रात फांसी पर लटका दिया गया था। खैर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है या नहीं, ये सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। इमरान खान का परिवार ये जानना चाहता है कि इमरान खान से आखिर किसी को भी मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। पार्टी के नेताओं का पहले से ही मिलना तय था, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इमरान खान के समर्थक सच जानना चाहते हैं। पिछले कई दिनों से अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं, लेकिन मुनीर और शहबाज बिल्कुल खामोश हैं। इमरान खान को लेकर पुख्ता तौर पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। यानी कि जरा समझिए, दाल में कुछ काला है, या फिर ये कह लीजिए कि पूरी की पूरी दाल ही काली हो चुकी है। इमरान की बहनें और बेटे डरे हुए हैं कि आखिर इमरान खान कहां गए, क्यों किसी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। शहबाज, मुनीर आखिर क्या छुपा रही हैं? अगर इमरान खान जिंदा है तो सबूत क्यों नहीं पेश किया जा रहा? और अगर इमरान खान की हत्या हो गई है, या फिर इस चीज को लेकर जो तरह तरह की बातें हो रही हैं, इनमें सच्चाई कितनी है, समझिए। इमरान खान जिंदा है या नहीं? शहबाज, मुनीर, बताओ सही सही। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। इमरान के जिंदा होने का दो सबूत। वरना शहबाज मुनीर मिट जाएगा वजूद।
इमरान खान कहां है, किस हालात में है, नियाजी खान की सेहत कैसी है? इन सवालों का जवाब इमरान के समर्थक पाकिस्तान के हुक्मरानों से पूछ रहे हैं। इमरान से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। अदियाला जेल के बाहर कई दिनों से डटे हुए हैं। अल्लामा नाज़र अब्बास कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक ही मकसद, एक ही नारा, निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा। लेकिन ना तो इमरान की बहनों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना ही पीटीआई के नेताओं को अदियाला जेल के अंदर जाने दिया जा रहा है। इमरान खान की बहनें तो पहले से ही इमरान खान से मुलाकात करने पर अड़ी हुई हैं। अब इमरान खान के बेटे कासिम ने भी पिता के जिंदा होने का सबूत मांग लिया है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने शहबाज और मुनीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी को भी नहीं पता कि इमरान खान जिंदा है या फिर नहीं। कासिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में रखा गया है। न तो किसी को मिलने दिया जा रहा है, न ही कोई फोन कॉल या फिर मैसेज दिया गया है। बुआओं को भी अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है। सरकार पिता की असली हालत को छिपा रही है। वहीं इमरान खान का समर्थन करने वाली रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को पुलिस ने गुरुवार को सड़क पर गिराकर पीटा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम सोहेल अफरीदी पर हमले की कार्रवाई सेना के आदेश पर की गई है। अफरीदी गुरुवार को जिस समय जेल पहुंचे थे, वहां भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी और पीटीआई समर्थकों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही थी। उनके पहुंचने से हालात और बिगड़ गए। पुलिस ने उन्हें और उनके साथ आए नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। धक्का मुक्की के दौरान पुलिस कर्मियों ने सीएम को लात घूंसे से भी मारा और जमीन पर गिरा के पीटा। पीटीआई ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। वहीं इमरान खान की बहन नूरिन नियाजी ने मीडिया को बताया कि पार्टी नेताओं की जेल में इमरान खान से मुलाकात पहले ही तय थी, लेकिन उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया। परिवार को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इमरान खान कैसे हैं, क्योंकि जेल प्रशासन पूरी तरीके से चुप है। इमरान को लेकर पूरा परिवार अब डरा हुआ है। नहीं, कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं। और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। वो पुलिस को, क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस जब, मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। इमरान खान की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी अब जोरों पर हैं। तीन हफ्तों से इमरान खान का चेहरा आखिर क्यों किसी ने नहीं देखा? क्यों नहीं इमरान खान के जिंदा होने का सबूत पाकिस्तान के हुक्मरान दे रहे हैं? अगर इमरान खान की मौत हो गई है और शहबाज और मुनीर उसे छिपा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि पूरे पाकिस्तान का जलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
तो इमरान खान को लेकर इस वक्त संशय बरकरार है कि आखिर इमरान खान जिंदा है या फिर नहीं। सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखने की बात होगी कि क्या इमरान खान सामने आएंगे और अपनी खुद जिंदा होने का सबूत देंगे, या फिर इस पर संशय ऐसे ही बरकरार रहेगा। आगे बढ़ते हुए धर्मेंद्र की बात करेंगे। बिल्कुल, धर्मेंद्र के जाने के बाद से देओल परिवार में कलह कम नहीं हुआ है। अब हम ऐसा बिना सोचे समझे या फिर बिना किसी सबूत के नहीं कह रहे, विस्तार से समझिए। सनी देओल और बॉबी देओल और उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी में अभी भी अनबन जारी है। क्या सनी देओल ने सौतेली मां हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं आने दिया? यही वजह है कि प्रेयर मीट 2 जगह रखी गई। कौन कौन कहां पहुंचा और कौन से प्रेयर मीट में हिस्सा बनने के लिए शामिल हुआ, उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है, पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट से समझिए। क्या सनी देओल ने सौतेली मां हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं आने दिया? धर्म जी के जाने के बाद भी हेमा और सनी में क्यों नहीं बनी? देखिए पर्दे के पीछे की कहानी। 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुके धर्मेंद्र के लिए रखी गई प्रेयर मीट में बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक की दिग्गज हस्तियां पहुंची। सनी बॉबी की आंखें नम दिखी। अजीत देओल के बेटे अभय देओल भी पहुंचे। सलमान के अलावा ऐश्वर्या राय भी ही मैन को श्रद्धांजलि देने पहुंची। धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर भावुक होती नजर आई, जबकि दूसरी पत्नी हेमा मालिनी इस शोक सभा में नहीं दिखी। बताया जाता है कि प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के बीच कभी अच्छा रिश्ता नहीं रहा। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। यही वजह है कि धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी ने पिता के लिए प्रेयर मीट रखी, लेकिन सौतेली मां हेमा मालिनी को नहीं बुलाया। जबकि इस प्रार्थना सभा में परिवार के सदस्यों के अलावा एक्टर के करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार मौजूद थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सनी और उनकी मां प्रकाश कौर नहीं चाहते थे कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियां इस शोक सभा को अटेंड करें। आपको बता दें कि धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी और शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी की थी। उस समय धर्मेंद्र न सिर्फ पहले से शादीशुदा थे, बल्कि 4 बच्चों के पिता भी थे। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की तब सनी देओल 24 साल के थे और उन्हें पिता का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बड़े बेटे सनी देओल इस दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थे। दोनों ने लंबे समय तक इस बात से खफा होकर धर्मेंद्र से कोई संबंध नहीं रखा था। हालांकि बाद में परिवार एक हुआ, लेकिन देओल परिवार कभी भी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को दिल में जगह नहीं दे पाया। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि सनी देओल अपने पिता के इस कदम से इतने आहत हुए थे कि उन्होंने गुस्से में हेमा मालिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि अब हेमा के देओल परिवार के प्रेयर मीट में न पहुंचने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि सनी देओल ने खुद ही हेमा मालिनी को इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया होगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हेमा खुद ही देओल परिवार से मिलने से कतरा रही हैं। मैं यही कहूंगा कि भाई एक बहुत बढ़िया इंसान चला गया वहीं हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र के लिए अलग प्रार्थना सभा का आयोजन किया। सुनीता आहूजा, मधु, महिमा चौधरी, फातिमा सना शेख, फरदीन खान समेत कई हस्तियां हेमा मालिनी के घर पहुंची। राजनीति की कई हस्तियां भी इस शोक सभा में पहुंची थी। धर्मेंद्र के निधन के 3 दिन बाद हेमा मालिनी ने उनके लिए कई भावुक पोस्ट भी शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र उनके लिए सब कुछ थे और उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ वो जिंदगी भर रहेगा। धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के 3 दिन बाद हेमा मालिनी ने एक पोस्ट लिखकर उनके फैंस की आंखें नम कर दी। हेमा ने अपनी पोस्ट में लिखा था, धर्म जी मेरे लिए वो सब कुछ थे, एक प्यारे पति, हमारी 2 बेटियों ईशा और आहना के लाडले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान। दरअसल वो मेरे लिए सब कुछ थे और हमेशा अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहे। कमी ताउम्र खलेगी।
हेमा ने बताया था कि उन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का हमेशा सम्मान किया। वो धर्मेंद्र के पुराने बंगले से दूर रही और वहां कभी कदम नहीं रखा। हेमा ने अपनी जीवनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया कि शादी के बाद धर्म जी के पुराने घर में कभी कदम नहीं रखा। धर्मेंद्र ने उनकी बेटियों के लिए एक पिता और उनके पति का फर्ज निभाया। इससे ज्यादा भला उन्हें किसी और चीज की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि शादी से पहले मैं प्रकाश कौर से कई समारोहों में मिली थी। भले ही मैं कभी प्रकाश जी के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरी बेटियां भी धर्म जी की फैमिली का पूरा सम्मान करती हैं। धर्म जी की मां सतवंत कौर बहुत अच्छी महिला थी। मुझे याद है कि एक बार वो मुझसे मिलने जुहू के एक डबिंग स्टूडियो में आई थी। उस वक्त मैंने ईशा को कंसीव किया था। उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने कहा, बेटा खुश रहो हमेशा। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई थी। हेमा की बायोग्राफी कुछ भी कहे, लेकिन प्रेयर मीट एक जगह आयोजित न होना और परिवार का एक न होना ये बताता है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद भी दोनों परिवारों के दिल नहीं मिले हैं। टीस अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली की में लगातार बढ़ते प्रदूषण की, जिसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। और बढ़ती राजनीति में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक बयान दे दिया। राहुल गांधी ने यह कहा कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों है। अपनी सरकार प्रदूषण रोकने के लिए न तो कोई तुरंत कार्रवाई कर रही है और ना ही कोई योजना दिखाई दे रही है, ना ही सरकार की कोई जवाबदेही दिख रही है। राहुल ये भी बोले कि माएं मुझसे कहती हैं कि बच्चे जहरीली हवा में बड़े हो रहे हैं, संसद में चर्चा होनी चाहिए। राहुल ने यह भी लिखा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी ही कुछ साहसी माओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की और अपनी नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर वो डरी हुई नजर आए, क्योंकि उनके बच्चे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इतनी भयानक राष्ट्रीय आपदा के बीच मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और समय तेजी से उनके हाथों से फिसल रहा है। भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है, ताकि हमारे देश के बच्चे साफ हवा में सांस ले सके और उनको खुली हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष ना करना पड़े, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जो उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सके। तो ये राहुल गांधी का पोस्ट देख रहे हैं आप, जो राहुल गांधी पीएम मोदी को बोल रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी आपदा आई है, लेकिन पीएम मोदी चुप हैं, बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और सरकार आने से पहले लगातार बीजेपी जब प्रचार प्रसार कर रही थी, तब दिल्ली में दो बड़े मुद्दे निकलकर सामने आए थे, जिसमें पहला था यमुना की सफाई और दूसरा था दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण। लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार, अगर हम कहें तो वैसे का वैसे ही बरकरार है। अब इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अब तीखा हमला भी बोला। वहीं देखिए, यूपी के हापुड़ के ब्रज घाट पर एक कफन में एक शव पहुंचा। कफन ओढ़े शव को देखकर सब गंभीर हो जाते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ही कफन हटता है, सामने आता है प्लास्टिक का पुतला। अब आप सोचेंगे कि भाई कफन के नीचे प्लास्टिक का पुतला क्यों है? तो देखिए, शव की जगह पुतले को देखकर उस वक्त शमशान में हड़कंप मच जाता है। कारोबारी भागने की कोशिश करते हैं और फिर खुलता है एक ऐसा राज जिसमें कर्ज, धोखा और बीमा क्लेम की कहानी छिपी हुई थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मरने की एक कहानी रची गई थी ताकि क्लेम लिया जा सके। दिल्ली के कपड़ा व्यापारी ने नौकर के नाम पर एक बीमा करवाया, फिर झूठी मौत की कहानी गढ़ी। ये साजिश समझिए कितनी खतरनाक थी और खुद ही रची गई थी। पुतले का अंतिम संस्कार करके बीमा के 50 लाख हड़पने की ये खतरनाक योजना बनाई गई ताकि क्लेम लिया जा सके, 50 लाख रुपए लिए जा सके। लेकिन किस्मत ने साथ ही नहीं दिया और साजिश का पर्दाफाश शमशान पहुंचते ही हो गया। दोनों आरोपी यानी कि कमल और आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है और दो आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और पता लगाया जा रहा है कि व्यापारियों ने अपने नौकर अंशुल के नाम पर पॉलिसी ली थी
और इस पॉलिसी के लेने के बाद से लगातार वो ये कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे बस ये दाह संस्कार कर दिया जाए ताकि क्लेम कर दिया जा सके कि इसकी मौत हो चुकी है और उसके बाद 50 लाख का बीमा उन्हें मिल सके, वो क्लेम उनको वापस मिल सके। बस इसी चक्कर में ये खतरनाक साजिश रची गई जिसका पर्दाफाश शमशान पहुंचते ही हो गया। सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र ब्रिज घाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। अब यह अनोखा मामला जब से सामने आया तब से जो बीमा कंपनी वाले हैं वो भी दहशत में हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी कहानी रची जा रही है क्लेम पाने के लिए और इसको किस तरीके से